हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको वेस्ट एशिया की ताजा खबरें, मुसलसल होने वाली जंगों की इंफॉर्मेशन और कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें आप तक पहुंचा। मकसद सीधा यह है कि आप पर किसी भी वेस्टर्न प्रोपेगेंडे का, किसी भी जो गोदी मीडिया जिस तरह से खबरों को उछाल करके और कैसे कैसे क्या क्या दे रहा है, उस सब का असर ना हो। सीधे सीधे सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे, इसलिए तमाम हवालों के साथ आप तक हम खबरें भी पहुंचा रहे हैं और कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें भी करा रहे हैं। आज एक बार फिर हम जनाब आफ्ताब कमाल पाशा, जिन्हें ए के पाशा भी कहा जाता है, उनसे हम बात करेंगे। वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में गल्फ स्टडीज प्रोग्राम के डायरेक्टर रह चुके हैं, जो सेंटर फॉर वेस्ट एशिया स्टडीज का हिस्सा है, और बहुत सी किताबें लिखी हैं। डिप्लोमेट के तौर पर भी कुछ दूसरे मुल्कों में रहे हैं। तो एक लंबा तजर्बा है, जो इस पूरे इलाके को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उनसे हम आज एक बार फिर बात कर रहे हैं। इस बीच में आप सफर पर थे, इसलिए जरा इस बार जरा देर से मुलाकात हो रही है। आज पाचा साहब से ये समझने की हम कोशिश करेंगे कि बार बार जो ये इशारे आ रहे हैं कि फिर से ईरान और इजराइल के बीच में जंग शुरू हो सकती है और कोई बड़ी जंग की तैयारी है। कुछ लोगों का अंदाज ये भी है कि ये जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में मुआहदा हुआ है, वो ईरान के खिलाफ पाकिस्तान को इस्तेमाल करने के लिए हो सकता है। ऐसे इम्कानात कुछ लोग जता रहे हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हम गाजा की जंग बंद कराएंगे, लेकिन साथ साथ हथियारों की फराहमी भी उसी तरह से हो रही है। एक बड़ी ताजी खबर जो तेहरान से आ रही है, वो वहां के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई ने साफ इनकार किया है कि अमेरिका से दबाव के अंदर आकर के, प्रेशर में कोई बातचीत नहीं होगी, और अगर बातचीत हुई तो इररेपरेबल नुकसान होगा, ना काबिल तलाफी नुकसान होगा। यानी वो एक तरह से अपनी हुकूमत, अपनी अवाम को ये बात समझा रहे हैं, क्योंकि अब से पहले रूहानी हुकूमत आयतुल्लाह खामेनाई के इस कहने पर भी कि बातचीत से कोई फायदा नहीं होगा, बातचीत हुई, एग्रीमेंट का क्या हाल हुआ, अमेरिका बाहर, और अब ईरान के खिलाफ ही कार्रवाई की बातें हो रही हैं। ये सब हम समझने की कोशिश करेंगे। आफ्ताब कमाल पाशा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है, आयतुल्लाह खामेनाई का जो ये बयान है उसके क्या मानी है, और फिर से जंग शुरू हो सकती है उसके क्या मानी है। क्या ये बयान उसी बैकग्राउंड में है? क्या कुछ लग रहा है आप? जी, ये बहुत अहम बयान है ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई का, जो कि बहुत पढ़े लिखे और एक्सपीरियंस लीडर हैं। और हर एक लफ्ज जो उनके बयान में निकल के आता है, वो सोच समझ के है, और उसके नतायज क्या होते हैं बोल के वो चुन चुन के इस्तेमाल करते हैं हर एक लफ्ज। तो जो कुछ भी उन्होंने कहा है, ये दो चीजों के बैकग्राउंड में हुआ है। एक तो अमेरिका जो है धोखेबाज निकला, जेसीपीओ का जो है ईरान, अमेरिका और दूसरे देशों के ऊपर भरोसा करके एग्रीमेंट किया और आईएईए को पूरा इंस्पेक्शन का फ्री हैंड दिया। लेकिन नतीजा क्या हुआ? तो अमेरिका रद्द कर दिया यूनिलैटरल, हालांकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के तहत अडॉप्ट किया गया था। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के कुछ माने ही नहीं रहा, जबकि अमेरिका और दूसरे देश भी और यूरोपियन देश भी चुप आंख बंद करके अमेरिका का सपोर्ट करते रहे। उसके बाद अब जब से गाजा की जंग शुरू हुई है और धमकियां बढ़ने लगी हैं और सैंक्शंस की बात और कड़े करने की बात कर रहे थे, तो अमेरिका से बातचीत दोबारा ईरान ने शुरू किया, ओमान में और कई इलाकों में। तो इतना बड़ा धोखा इस बार भी मिला कि 2 हफ्ते का टाइम दिए थे बातचीत के लिए, और दूसरे दिन ही जो है अमेरिका ने इजराइल को ग्रीन लाइट दे दिया और इजराइल ने ईरान के ऊपर बमबारी की और
इतने शदीद हमले किए जनरलों को, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को, वगैरह वगैरह, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को। तो अब जो है स्नैपबैक सैंक्शंस की बात कर रहे हैं जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया यूएन रेजोल्यूशन के तहत। ये यूएन रेजोल्यूशन के माने सिर्फ ईरान को और इराक को होते हैं, इसराइल को नहीं होता है। तो इसका माना यही है कि ये दोहरा पॉलिसी जो है, ये वेस्टर्न नेशंस दोबारा धमकी देके जो है ईरान को कमजोर करना चाहते हैं। और उनको असल मकसद पता चल गया है अली खामनेई को, और ये है कि उनको उनकी हुकूमत का तख्ता पलटना, जो कि उन्होंने पिछले हमले में लगातार कोशिश की कि पूरे शहरों में लोगों को उकसा के अली खामनेई की, आयतुल्ला की रजीम को भड़का के जो है तख्ता पलटना, जो कि कामयाब नहीं हुए, क्योंकि उल्टा पड़ गया उनको। लोग सड़कों पे आके हुकूमत को तायद किया और सपोर्ट किया, और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बदला लेने का जो है वो जोर शोर से डिमांड कर रहे। तो इस लिहाज से जो है वो अपनी अवाम के जज्बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी इतना गुस्सा है ईरानी अवाम में कि इतना बड़ा धोखा एक के बाद एक, और अमेरिका भी इसमें शामिल हुआ और अब दूसरे देश और भी, जबकि वो मानते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा कि हम नीज तो नाबूद कर दिया इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को, अब बचा क्या है? कुछ भी नहीं है। अगर आपने तहस नहस कर दिया तो अब डर किस बात के है? तो अगर प्लूटोनियम जो 4 किलो या 12 किलो जो भी वो इल्जाम लगा रहे हैं ईरान के पास है, अगर पूरा प्रोग्राम ही न तहस नहस कर दिया तो उसमें बम बनाने की सलाहियत ही कहाँ है? तो ये जो है बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं ईरान के ऊपर, और उनका एजेंडा कुछ और है, जो कि सभी को पता है कि मोसाद और सीआईए और MI6 मिलके जो है ये सब ईरान में अफरा तफरी फैलाने की और लोगों को उकसाने की, इनके खिलाफ, आयतुल्ला खामने के खिलाफ। और नेतन्याहू और उनके डिफेंस मिनिस्टर खुलेआम कह रहे हैं कि पिछली बार अली खामनेई और प्रेसिडेंट बच गए, बाल बाल बच गए, इस बार हम छोड़ेंगे नहीं, और हर मुमकिन कोशिश करेंगे, जैसा यमन के वजीर आजम और नसरुल्लाह और हमास के लीडरों को जैसा हमने निशाना बनाया, इनको भी बनाएंगे, क्योंकि वो असल जड़ है इस पूरे फसाद की, इस इलाके में आतंक को फैलाने की, आतंकी ग्रुप को हौसला देने की और इसराइल के खिलाफ उकसाने की, जो है ईरान को वो रीजन बताते हैं कि उनको लीडरशिप को निकालना पड़े। जी। अच्छा पाशा साहब, क्या आपको इस बात पे यकीन आता है अपने जाती तजर्बात, खबरों की रोशनी में, और आप अभी उस इलाके में होकर के भी आए, हालांकि वो पर्सनल किस्म की विजिट थी, लेकिन आपने बहुत सी चीजें ऑब्जर्व की होंगी, समझने की कोशिश की होगी। क्या आपको यकीन आता है अमेरिका के उस बयान पर कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट जो है वो बहुत पीछे चला गया है या बिल्कुल तहस नहस हो गया? नंबर एक ये, और दूसरे ये कि क्या ईरान की अगर जंग होती है इसराइल से, फिर अगर हमला होता है इसराइल की तरफ से या ईरान प्रिएम्प्टिव हमला करता है, इस बार ईरान की तैयारी कैसी है? जी, आपका पहला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि मैं जब इलाके में था, तो वहाँ कई लोगों से पर्सनल तो मुलाकात नहीं हो सकी, क्योंकि दौरा बहुत छोटा था, लेकिन फोन से जो भी एक्सपर्ट्स माहिर हैं उनसे बातचीत, सऊदी अरेबिया में और दूसरे खाड़ी के देशों से मैं जो बात किया, उनका मानना है कि अमेरिका जो है या इजरायली लॉबी के दबाव में, नेतन्याहू की दबाव में मजबूरन ईरान पर हमला करना पड़ा, और वो सिर्फ दिखावे के लिए चंद ठिकानों पे बंकर बस्टिंग बम यहाँ वहां गिराए, और जो ईरान कई महीने पहले अपना प्रोग्राम शिफ्ट कर दिया था टनल्स में, पहाड़ियों के बीच में, गारों में, तो वो महफूज है, और ईरान को और सलाहियत है
इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को दोबारा शुरू करने की बोल के ये सभी यकीन मानते हैं, पूरे जीसीसी कंट्रीज में जहां से भी मैं संपर्क कर सका। तो वो ये नहीं मानते कि ईरान को कुछ खास न्यूक्लियर धक्का पहुंचा है, और वो हालांकि न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारे गए इस पिछले हमले में, 12 दिन के हमले में, लेकिन जो कोर ग्रुप है, जो उनका असल ग्रुप है, वो अभी महफूज है, और वो कैपेसिटी रखते हैं कि दोबारा दोबारा रिवाइव करके किसी भी मोमेंट में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जी। अभी मैं इसी में थोड़ा सा वो दूसरे सवाल का जवाब आप बाद में दीजिएगा। अभी 2 दिन पहले की खबर है कि एक बड़ी तादाद मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने खत लिखा है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को अपने ईरान की, जिसके सरबराह अली लारिजानी हैं। उनको ये कहा है कि अब जो है वक्त बदल गया है, बम बनाने की तैयारी करें, और अब मुल्क के वजूद का के लिए खतरा है। अब डॉक्ट्रिन बदलने की जरूरत है। क्या ऐसी भी कोई चीजें आपको कहीं सुनने में आई, कुछ समझ में आई? क्योंकि एक बड़ी 100 से ज्यादा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने खत लिखा है, क्यों उस पर भी क्या कोई कहीं कोई सोच है ईरान में? मैं दो खाड़ी के देशों में जो कुछ ग्रुप के मेंबर्स हैं, पार्लियामेंट में हैं, उनसे भी मैं बातचीत की। उनसे पता चला कि ये जो है कोई मामूली डिमांड नहीं है। ये जो है, जो भी ईरानियन मजलिस में डिमांड कर रहे हैं, उनकी अवाम चाहती है। उनकी अवाम चाहती है कि हम कितने सालों से डर और खौफ में जिएंगे। अब अगर इजराइल इतना ताकतवर बन गया है तो किसके बलबूते पे? एक तो अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, और दूसरा ये है कि उसके पास न्यूक्लियर हथियार है और वो किसी से डरता नहीं। तो हम इस डर खौफ में और डिप्लोमेसी में और बातचीत में भरोसा करके हमें क्या मिला है? हमें सिर्फ इल्जाम लगाए जा रहे हैं, सैंक्शंस थोपे जा रहे हैं, हम पे कुर्बानियां मांगी जा रही हैं। और इससे बेहतर है कि हम न्यूक्लियर बम हासिल करके बता दें कि हम भी ताकतवर हैं। अगर हमारे तरफ निगाह भी उठा के देखे तो हम उनकी आंख फोड़ देंगे बोल के। इस तरह का जो है डिमांड लोगों से उभर के निकल रहा है। तो ये जो है मामूली डिमांड, सिर्फ 50-60 लोगों की मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अपनी मनमानी करके डिमांड नहीं कर रहे हैं। वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है हर बार इलेक्शन में, और वो उनको जवाब देना पड़ता है कि हम कितनी देर तक सैंक्शंस बर्दाश्त करते रहे, हम बेल्ट टाइटनिंग करते रहे हैं, हम कुर्बानियां देते रहे हैं, और हर मुमकिन जो है सैक्रिफाइस कर रहे हैं इतने सालों से, और ये कब तक चलेगा? तो अब वो दुनिया को बता देना है। हालांकि रूस और चीन हमारे दोस्त हैं, लेकिन वो भी कुछ लिमिटेशंस हैं। लेकिन असल में जो है, हम अपने पांव पे खड़े होना चाहिए, आजाद होके बता देना चाहिए कि हम भी अपने मुल्क की दिफा कर सकते हैं, और हमारी हुकूमत को डिफेंड कर सकते हैं, और हर मुमकिन कोशिश करेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कर ले, जैसा इजराइल बम बना के बैठा है। अच्छा, पार्लियामेंट की तरफ से, पार्लियामेंट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की तरफ से ये मांग, और उसके साथ साथ ये ताजा बयान जो आज ही हमारे सामने आया है आयतुल्लाह खामेनेई का, कि किसी दबाव में बातचीत नहीं होगी। ये लीडर जिसने ये जवाब दिया है और उधर से वो दबाव है, क्या ये नतीजा निकाला जा सकता है? आप जैसे तजर्बेकार इंसान के तौर पर आप किस तरह से देखते हैं? आयतुल्लाह खामेनेई का जहन अब किस तरफ चल रहा है? दबाव में आके बातचीत नहीं करनी, उधर से डिमांड है कि न्यूक्लियर बम बना लिया जाए। आपको क्या लगता है आयतुल्लाह खामेनेई की अब सोच किस तरफ जा रही है? क्या देखिए, इसमें बहुत क्लियर मैसेज है कि ये आप समझते हैं वेस्टर्न नेशंस, अमेरिका, इजराइल, के हम कमजोर हैं। हम कमजोर नहीं हैं। हमारे पास ताकत है, और हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। दूसरी बात कि आप दबाव जितना भी डालें, हम घुटने टेकने वाले नहीं हैं। और हमने देख लिया बातचीत करके और एग्रीमेंट साइन करके, आप धोखा दिए, और हमको इस पे कोई शक नहीं है कि हम सही रास्ते पे हैं। आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे।
हम भी मुंह तोड़ जवाब देंगे बोल के वो कड़ा रवैया इसलिए अपनाए हैं कि ये नाजायज डिमांड्स एक के बाद निकाल रहे हैं इजराइल के दबाव में आके। तो इसलिए जो है अगर वहाँ रिजिड पोजीशन दूसरी तरफ से आता है तो इसका भी जवाब दे रहे हैं कि हम कमजोर नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी बताए, हम डिप्लोमेसी में यकीन करें, बातचीत करें, मीडिएशन से हमारे दोस्तों के जरिए वगैरह वगैरह। हम हर मुमकिन आश्वासन देने के लिए तैयार थे, लेकिन आप भरोसा नहीं करते, आप यकीन नहीं करते, तो हम अपने पांव पे खड़े होके जो है हम अपनी दिफा करेंगे बोल के वो इंटरप्रिटेशन निकाला जा सकता क्या इसराइल और अमेरिका के जून में किए गए 12 दिन के हमले, उस जंग के बाद, उस जंग में और अब अगर दोबारा जंग होती है, तब में और अब में ईरान की फौजी तैयारी में क्या कुछ फर्क लगता है आप? इस बार इतना कॉन्फिडेंस क्यों है कि अगर जंग शुरू हुई तो ये आखिरी जंग होगी, यानी इजराइल का खात्मा होगा? ये इशारे दे रहे हैं ईरान के कुछ जिम्मेदार। आपको क्या क्या लगता है, तैयारी ईरान की इस बार कैसी है? है। देखिए, जो भी एक्सपर्ट्स में मैं बातचीत करता हूँ दुनिया भर से, वो कहते हैं कि ईरान पिछले 20 सालों में इतना ताकतवर हो गया है, इतना खुफिया तौर पे एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट बनाने लगा है कि दुनिया इसको पहचान नहीं पाई। जैसा चीन ने अपने साइलेंटली जो है 20-25 साल में इतना ताकतवर बन गया, मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, तो अमेरिका चौंक गया कि अब पूरा जो है जॉब्स अमेरिका से चाइना खिसक के चले गए। अब वो रो रहे हैं कि वापस आ जाइए बोल के। तो अब जो है जो कुछ भी किया 2 बार या 12 दिन की जंग में, वो कहते हैं कि ये स्टार्टर्स है। जैसा आप खाने को जाते हैं रेस्टोरेंट्स में, सूप और सलाद मंगाते हैं, स्टार्टर्स मंगाते हैं, बिग मील बाद में मंगाते हैं। तो इस तरह से जो है, जो इसराइल ईरान के पास जो असला इस्तेमाल किया, तो वो थर्ड रेट था और बहुत बड़े पैमाने पे उन्होंने 15 साल 20 साल पहले बनाए थे, जो कि वो खर्च करना चाहते थे, वो जितना भी हो सके जाया कर दिया। जो असल में है, उनके असल मेन मील अभी बाकी है, और उसमें कहा जाता है कि हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक एक मिसाइल जाता है तो इसराइल के हवाई स्पेस में जाके एक मिसाइल जो है 12-13 हो जाता है, मल्टीपल टारगेट्स को एकदम हमला कर सकते हैं। और अंदाजा लगाइए कि अगर एयर ब्रिज इस ईरान एक के बाद मिसाइल दागता है और ड्रोन्स उसके साथ डालता है, तो इसराइल का एयर डिफेंस और जॉर्डन में अमेरिका का कतार में वगैरह सब जैम हो जाएंगे। कितना बड़े पैमाने पर इनको इस्तेमाल करना होगा, जो कि अमेरिका और इसराइल अभी सोच नहीं पा रहे हैं कि ये इतना बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर सकते हैं बोल के। तो इस लिहाज से जो है अमेरिका भी और सिर्फ इसराइल पे ही नहीं, इसराइल को तो चका दिए उन्होंने, उनके मसाद हेडक्वार्टर्स, डिफेंस और एयरबेस वगैरह सब। लेकिन हूतियों का जो एक्सपेरिमेंट हुआ है दिमोना रिएक्टर के नजदीक, जो ड्रोन्स भेजे थे, मिसाइल्स भेजे थे, उससे भी इंटेलिजेंस हासिल करके ईरान के पास खुफिया तौर पे काफी कुछ मुहैया है इंटेलिजेंस। और वहीं के लोग जो है, यहूदी भी और दूसरे भी, ईरान को काफी इंटेलिजेंस देते हैं, जिससे हर एक चप्पा चप्पा ईरानियन इंटेलिजेंस को पता है कि कहाँ निशाना बनाना है, कौन सा महत्वपूर्ण ठिकाना है बोल के। तो इस लिहाज से सिर्फ इजरायली निशाने पे नहीं है, अमेरिका के अड्डे भी जो है इस बार शामिल होंगे, जैसा कतार पे हुआ था। इराक पे और सीरिया पे भी निशाना दम तोड़ के लगाएंगे ईरान पे। मामूली जंग नहीं होगी, यानी क्योंकि अब अगर इस बार ईरान जो है वो सलाद और सूप से आगे बढ़कर के मेन कोर्स यानी वो हथियार इस्तेमाल करेगा। मैं किसी वेस्टर्न एक्सपर्ट की वीडियो देख रहा था, वो ये कह रहा था कि ये बरसों तक लगातार मिसाइल और ड्रोन से
ईरान हमले कर सकता है। हमें याद है जब 12 दिन की जंग हुई थी तो ये आवाजें आनी शुरू हो गई थी अमेरिका से और इजराइल से कि हमारे पास अब एयर डिफेंस सिस्टम में जो इस्तेमाल होने वाली मिसाइलें वो खत्म हो रही हैं और उनके पास अब पिछले अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी अमेरिकन मीडिया में कि वो अभी नई बनाने की भी हालत में नहीं है, नहीं बना पा रहे हैं। तो ऐसी हालत में जबकि ईरान इतना मजबूत है, अब ये जो ट्रंप मुस्लिम मुल्कों से माइनस ईरान जो मुलाकात यहां हुई न्यूयॉर्क में कल, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि बेनतीजा रही और वो डे आफ्टर गाजा के लिए, यानी गाजा में जब जंग बंद हो जाएगी तो उसके बाद क्या कुछ होगा, वो प्लान बनाने की तैयारी में है। रिवेरा वाला प्रोग्राम उनका शायद पीछे रह गया। अब क्या लगता है, अभी ताजा खबर यह है कि इजरायली मीडिया ने यह दावा किया है 6,40,000 फिलिस्तीनी गाजा शहर को छोड़ करके जा चुके हैं। क्या लगता है किस तरफ हालात जाएंगे? जी, मैं वो वीडियो देख रहा था जिसमें अरब लीडर, मुस्लिम लीडर ट्रंप से मिले और कतार के शेख जो है, शेख तमीम, उन्होंने इनॉग्रल वेलकम बोल के और ट्रंप को जो भी कहना है स्पीकर दिए उनको। मुझे लग रहा था कि ये जो है ये मीटिंग कोई किंग और स्लेव के बीच में लगी। इतनी झुके हुए उनके सर थे, ना कुछ बोल पाए ना कुछ, इतनी उनकी लैंग्वेज शर्मनाक थी। मुझे लगता था कि ये सॉवरेन कंट्रीज हैं या उनके गवर्नर्स हैं, उनके स्टेट के गवर्नर्स हैं, जैसे डरा धमका के कभी भी निकाल सकते हैं और हटा सकते हैं बोल के। तो वो इंग्लिश में जो कहते हैं प्लीडिंग, नॉट डिमांडिंग, जो भीख डिमांड मांगना, करना चाहिए था यानी वो कि भीख मांग रहे थे, एक तरह से भीख मांग रहे थे, जी सादा अल्फाज में अगर ये कहा जाए। जी जी, भीख मांग रहे थे भिखारियों की तरह कि आप किसी ना किसी तरह ये जंग रुकवा दिए, बहुत नुकसान हो रहा है। और वो ये कहने को डर रहे थे कि ये जंग से हमारा भी जो है तख्ता पलटने वाला है, लोग हमसे नाराज हैं बोल के वो खुलेआम बता नहीं सकते। लेकिन इस तरीके से भीख मांगना जो है, जो कि उनके पास ताकत है, पैसा है, तेल है, हर एक चीज अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाया, लेकिन फिर भी जो है अमेरिका के सामने भीख मांग रहे हैं। ये तो बहुत ही शर्मनाक थी। इसलिए कि मुझे शर्मिंदगी हुई कि ये कतार के ऊपर इजराइल ने हमला किया और अमेरिका ने उनको बचाया नहीं, उनकी बेइज्जती की खुलेआम पूरे दुनिया में जो है कतार की बेइज्जती हो गई कि आपके पास इतना बड़ा अड्डा है अमेरिका का कि ये खुलेआम बमबारी करके वापस चले गए और उसमें अमेरिका और बरतानिया के जहाज रिफ्यूलिंग भी किए, इजराइल के हवाई जहाज वापस जाने के लिए। तो इससे बड़ी शर्मनाक बात कतार को और क्या हो सकती है। तो इस लिहाज से जो है कतार को तो है बिल्कुल तमाचा मार के अमेरिका से सिफारती ताल्लुकात तोड़ना चाहिए था और अड्डे को एक्सपेल करना चाहिए था, अगर मैं उसमें कुछ इज्जत बाकी रही है तो इस लिहाज से जो ये इतने सप्लिकेंट्स हो गए हैं, इतने पपेट्स हो गए हैं, तो ये ईरान से भी कुछ सीखते नहीं सबक कि आप इतने अरबों डॉलर इन्वेस्ट करते हैं, उनको गले मिलते हैं और वही तमाचा मारते हैं और आप चुपचाप दूसरी तरफ भी तमाचा मारने के लिए फिरते हैं बोल के। ये बहुत ही शर्मनाक हिस्सा, और कोई भी मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं। इतना बड़ा मौका था कि हर एक मुल्क एक एक भी डिमांड करता ना कि फलस्तीनी देश हमको बनाना चाहिए, आप वीटो मत करिए, दूसरा देश जख्मी हुए उनको इलाज के लिए बाहर भेजिए, तीसरा पानी भेजिए, खाना भेजिए, मेडिसिन भेजिए। एक एक भी मुल्क एक एक डिमांड करता ना, उसके ऊपर बहुत असर होता। लेकिन कुछ नहीं कहा ना उन्होंने, एक भी डिमांड नहीं कहा कि हमको फलस्तीनी देश चाहिए, आपके साथी बर्तानिया, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह सब कर लिए, आप क्यों रुकावट बन के आए, आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, कि इतना दम नहीं है इनमें बोलने के लिए।
तो ये मेरा कहने का मतलब है कि इनका इतना अच्छा मौका था, अगर आधे मिनट के लिए भी कुछ बोलते तो इस लोगों में इनका कुछ हौसला बढ़ता कि हमारे लीडर में कुछ जान है बोल के। ये इतने गुलाम की तरह वहां बैठे थे मुंडी झुका के, जैसा अगर आंख में आंख डाल के ट्रम्प से देखेंगे तो लौटते ही उनका तख्ता पलट दिया जाएगा बोल के। इतने डर और खौफ में बैठे थे। बहुत शर्मनाक वाकई मंजर था वाकई वो। ये बहुत ही शर्मनाक था, और बहुत ही ताज्जुब और शर्मनाक वो था कि हमला हुआ और दूसरे दिन अमेरिका में जाकर के मिल रहे हैं। यानी जो आदमी जी हमले में शामिल है, जिसने हमले की इजाजत दी है, जिसने हमला कराया है, उसी से जाकर के एक तरह से हाथ जोड़ रहे हैं उनके सामने। और ये ऐसा लगता है कि ये पूछ कर के आए कि हमें ये जो मीटिंग हो रही है, अरब इस्लामिक मीटिंग, हमें किस हद तक बोलना चाहिए। और एक अजीब रेजोल्यूशन इस हद तक कि इजराइल, जो अरब और इजराइल के बीच में नॉर्मलाइजेशन की कोशिश हो रही है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है। यानी इस हालत में भी हम इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करने के लिए तैयार हैं, ये बात एक तरह से कही गई। और ये एक मीटिंग हुई और दूसरे दिन इजराइल का फॉरेन मिनिस्टर पहुंच जाता है इजराइल होते हुए, और फिर से कहता है कि आप मीडिएटर का काम कीजिए। अच्छा, ये इतने मुर्दे, इतने गुलाम हो चुके, क्या इनके जरिए कभी कोई दुनिया की इंसानियत की, मुसलमानों की, मस्जिद अल अक्सा के बचाने की, फिलिस्तीन को बचाने की कोई कहीं से कोई उम्मीद की जा सकती है, या सिर्फ ये तबाही के हिस्सेदार ही रहेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ओआईसी के कोई भी देश कोई भी ठोस कदम उठाने के लिए तैयार है, कोई भी नहीं। चाहे वो सऊदी अरब हो या जॉर्डन हो, सिर्फ मीटिंग करेंगे, 5 स्टार होटल में आएंगे, जॉइंट स्टेटमेंट साइन करेंगे और खा पी के वापस चले जाएंगे खुश होके, हमने बहुत बड़ा कारनामा अचीव कर लिया बोल के। तो देखिए, अब इजराइल जब हमला किया, क्या कदम उठाए कोई अरब देश या ओआईसी का मेंबर? कुछ ठोस कदम उठाया इजराइल के खिलाफ? जो कि ताल्लुकात हैं, चाहे मोरक्को हो, मिस्र हो, जॉर्डन हो, या बहरीन हो, या यूएई हो, या जो भी देश है, या मुस्लिम देश हो। यहाँ तक कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट इजराइल की भी तारीफ कर रहे हैं जनरल असेंबली में। जी, मैं उस पर अ, इंडोनेशिया पर समझना चाह रहा था। मैंने बल्कि उस बयान के बाद सारे लोगों ने दिखावे के लिए सही इजराइल को कंडम किया, लेकिन इंडोनेशिया ने इजराइल की हिफाजत के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए ये कहा। और आखिर में उनके जबान में शलोम, जो उनके यहाँ सलाम होता है हिब्रू जबान में, वो भी कहा गया। ये इंडोनेशिया वाला लिंक इजराइल से कितना मजबूत है? सरकारी तौर पर तो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नहीं है, लेकिन कहते हैं सिक्योरिटी ताल्लुकात और दूसरे ताल्लुकात हैं। इंडोनेशिया इतना ज्यादा लॉयल क्यों बन रहा है इजराइल का? देखिए, असल बात यह है कि वहाँ ये क्रिश्चियन ग्रुप्स यूरोप से, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से इतनी तेजी से इतने अरबों डॉलर खर्च करके वहाँ बड़े पैमाने पे मुसलमानों को मजबूर करके क्रिश्चियंस बना रहे हैं। वो हम्म। सबसे आगे फैलने वाला मजहब इंडोनेशिया में क्रिश्चियनिटी है। हम्म। तो उनके जरिए जो है बहुत प्रेशर डाला जा रहा है ह्यूमन राइट्स को लेके, हर एक शोबे में जो है, क्लाइमेट चेंज को लेके वगैरह वगैरह, सब अथॉरिटेरियनिज्म को। तो ये क्रिश्चियन मिशनरीज के जरिए जो है प्रेसिडेंट्स पे लगातार दबाव डाला जा रहा है। और हालांकि इंडोनेशिया में सबसे चौथा या तीसरा बड़ा मुल्क है जहाँ सबसे ज्यादा मस्जिदें हैं और मुसलमान सबसे ज्यादा है, लेकिन जिस तेजी से क्रिश्चियनिटी बढ़ रहा है, जिस तेजी से पैसे वहाँ बहाए जा रहे हैं पानी की तरह, तो वहाँ का डेमोग्राफिक मैप जो है 15-20 साल में बहुत जल्द नुस्सो नुस हो जाएगा, 50% हो जाएगा वहाँ। इतनी हम्म। तेजी से लोग कन्वर्ट हो रहे हैं वहाँ। हम्म। तो ये बहुत भयानक सिनारियो उभर के निकल रहा है। और दबाव इतना ज्यादा है इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से और वेस्ट यूरोप के जरिए कि इजराइल को आप मान्यता दीजिए, डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित करिए वगैरह वगैरह बोल के। तो वो जाहिर है कि वो मैनिपुलेट करते हैं रेजिम चेंज के लिए।
इलेक्शंस में डेमोक्रेसी के नाम से वगैरह वगैरह बोल के। तो यही प्रेशर मलेशिया पे भी हुआ, लेकिन उन्होंने नजरअंदाज कर दिया वहां के अनवर इब्राहिम और उसके पहले भी जो सीनियर सिटीजन प्राइम मिनिस्टर थे वगैरह। तो अब दो मुल्क जो है प्रेशर में हैं, टर्की और इजिप्ट। अगर चाहे तो ब्रीफली उस पर जिक्र कर सकते हैं कि जी और जी पाकिस्तान, जी तीनों मुल्क है। वो भी मैं समझना चाहता हूं। वक्त हमारे पास कम रह गया है। आपने इजिप्ट को बहुत नजदीक से देखा है। क्या कोई इजिप्ट इजराइल का टकराव हो सकता है? क्या वाकई उनमें इतना दमखम है कि वो इजराइल के खिलाफ आंखें यानी डट करके कहीं लड़ने की हालत में आ सकें? क्या तुर्की जो मुसलसल अंदर से इजराइल के साथ मुसलसल जुड़ा रहता है, अब क्या क्या वाकई कुछ ऐसा होने जा रहा है क्या, या ये पब्लिक कंजम्पशन की बातें हैं सर? देखिए, मेरे अंदाज से टर्की या मिस्र इजराइल को छेड़ना नहीं चाहते, लेकिन इजराइल का प्रॉब्लम यह है कि ये दोनों देश में हमास लीडर्स हैं और उनको पनाह दिया है उन्होंने, जैसा कतार ने दी है। तो नेतन्याहू पहले से ही कहता आ रहा है कि जहां भी हमास लीडर हैं हम उनको निशाना बनाएंगे। तो वो डिमांड कर रहा है दोनों देशों से, इजराइल, कि आप इनको भगाइए वहां से, मिस्र से और तुर्की से, जो कि वो करना नहीं चाहता है, क्योंकि गाजा जो है मिस्र के सिनाई से जुड़ा हुआ है और उनकी सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट करता है। वहां के लीडर के अगर संपर्क नहीं करेंगे तो उनके सिक्योरिटी पे काफी असर होगा, क्योंकि इजराइल भी मैनिपुलेट करता है। सिनाई को अलग थलग करके वो फलस्तीन देश बनाना चाहता है, जो कि मिस्र देना नहीं चाहता। तुर्की का भी यही हाल है। तो तुर्की जो है अब अपने असर और रसूख से अपनी एचटीएस गवर्नमेंट सीरिया में ला ली है, जो कि इजराइल नहीं चाहता था। तो वहां भी हमास लीडर हैं और तुर्की इजराइल की बात मानने को तैयार नहीं है, जहां तक शाम का मसला है। और वो भी दबाव डाल रहा है कि आप एग्रीमेंट इजराइल से, पीस एग्रीमेंट अब्राहम अकॉर्ड्स के अंदर मत करिए, क्योंकि गोलान हाइट्स डिमांड करिए और ज्यादा जगह जो है अक्टूबर से उन्होंने कब्जा कर लिया, दिसंबर के बाद। तो ये नहीं चाहता कि ये दोनों मुल्क जो है ये उसके खिलाफ कोई कदम उठाए और रुकावट ना बने। तो इस लिहाज से वो टारगेट करना चाहते हैं। हालांकि मिस्र जो है आधुनिक चीन के एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स और रूस से भी खरीदा है, लेकिन इजराइल जो है कभी भी निशाना बना सकता है। तो ये दो लीडर जो है सीसी और एर्दोगान डर और खौफ में है कि कहीं कतार की तरह उन पे भी हमला ना कर दें। सीसी अर्दगान इजराइल से खौफजदा हैं। आपसे बातें करके बहुत चीजें क्लियर हुई। आपने इंडोनेशिया के बारे में जो बात बताई, बहुत कम लोगों को मालूम है कि वहां क्रिश्चियनिटी को फैलाया जा रहा है, मुसलमानों को ईसाई बनने के लिए रागिब किया जा रहा है बड़े पैमाने पर। क्योंकि ये खबर अपने आप में बिल्कुल अजीब सी लगी थी मुझे कि वो तो दूर से बैठा हुआ था, उसे जरूरत नहीं थी इतना सब बोलने की। वो शैलोम करके उनको बाकायदा ग्रीटिंग भी किया। और आपने ये भी बताया कि आयतुल्लाह खामेनेई का जो जो मजबूती से जो बात कही है, उसके पीछे जरूर उनकी एक लंबा तजर्बा और सोच है। वो कतई अपने मुल्क को किसी बेइज्जती से गुजारना नहीं चाहते। अरबों का ये हाल है कि जिसने उनको मारा है, जिन्होंने हमला किया है, उन्हीं के सामने हाथ जोड़ करके बैठे हुए हैं। अजीब सूरत हाल है। आने वाले वक्त में जैसी खबरें होंगी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया पाशा साहब, आपने हमें वक्त दिया। मैं इसी के साथ लेता हूं इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।